नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी साहब फंस गए बुरी तरह से। बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वह रिपोर्ट्स बहुत चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स यह कहते हैं कि आने वाले दिनों की महंगाइयां इस सरकार जो कर रही है जिस तरीके से, वह इस देश के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रही है। क्योंकि कल जो गैस सिलेंडर का दाम 993 बढ़ा, जो कमर्शियल सिलेंडर का, इससे जो अभी तक थोड़ा बहुत चल रहा था रेस्टोरेंट या ढाबे, उसके ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ गई, जिससे करोड़ों लोगों के रोजगार चले जाएंगे जो होटल मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे थे। इसका असर ढाबे के अंदर भी बहुत बुरी तरह से पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्ट से आवाजाही करते हैं, लोग ट्रेवल करते हैं, ढाबा पर रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो पहले ही महंगाई थी ट्रेवल्स पर और ढाबाओं पर। जो रेट खाना पीना मिल रहा था, एक तो अच्छा नहीं मिल रहा था, ऊपर से रेट दुनिया पर वह अब डबल हो जाएगा। दूसरा कि ढाबा से या रेस्टोरेंट जो बनेंगे, अब जैसे मार्केट के अंदर रेस्टोरेंट है या मार्केट के अंदर होटल है, तो उसमें बिल्डिंग में भट्ठी तो नहीं बना सकते, और बाहर पटरी का तोड़ रही है सरकार, बुलडोजर चला रही है। ऐसे में वह रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर के रेट डबल से हो गए हैं। आप सोचिए कि 1200 से 1400 रुपये में जो सिलेंडर मिल रहा था, वह 3 बार रेट बढ़े। एक बार 125 रुपया रेट बढ़े, एक बार 260 रुपया बढ़े, ऐसे करके 1000 रुपया बढ़ा दिए थे तकरीबन, और 993 रुपये एक साथ, यानी कि 2000 रुपया बाद में रेट बढ़ गया, या एक महीने के अंदर। तो इससे रेस्टोरेंट वालों के लिए बहुत समस्या खड़ी हो गई। 5 लीटर का जो 5 केजी का जो सिलेंडर है एलपीजी, उस पर 263 रुपया बढ़ाए जाएंगे, तो अब उसका रेट हाई हो जाएगा। पहले 500 रुपया था, अब 263 रुपया बढ़ गया है, यानी कि 5 किलो गैस का हो जाएगा 800 रुपये। यह सरकार के रेट, लेकिन इस रेट में, सरकार के रेट में कोई भर के देगा? बिल्कुल नहीं देगा। इसका मतलब कि आप दर्शक ये समझ लीजिए कि 1000 रुपये से ज्यादा का हुआ सिलेंडर है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो चाय रेडी पटरी पे लगाते हैं, तो वह जब इतना महंगा गैस मिलेगा तो वह किस रेट में सामान बेचेंगे, और कोई कैसे देगा? आमदनी बढ़ी नहीं, लगी हुई मजदूरी थी वह भी चली गई, यानी कि, और सिलेंडर के रेट बढ़ गए। तो इससे प्रभाव रेडी पटरियों वालों पर यह पड़ गया कि उनके जो आय थे और जो कस्टमर उनके पास आ रहे थे, वह कस्टमर अब बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार ही चला गया। ऐसे में जो एक आध लोगों को रख करके भी काम करते थे, अब एक आदमी था तो एक आदमी को रख लिया था कि सामान वामान दे दो, अब उसको वह हटा करके अकेले काम करेगा, एक रोजगार चला गया, और आने वालों की तादाद कम हो गए। ऐसे में उसकी इनकम भी गई और मजदूरी भी लोगों की गई। तो एक महंगाई ने कितना असर डाला। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह है कि अब घरेलू गैस की बात चल रही है कि घरेलू पर भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि सेम रेट उसके भी बढ़ेंगे। अब कमर्शियल हो चाहे घरेलू हो, दोनों में गैस तो एक ही आता है, वही गैस घरेलू में, वही गैस कमर्शियल में आता है। अब ऐसे में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह हो गया कि अब पेट्रोल और डीजल की तैयारी चल रही है, और सीएनजी की तैयारी चल रही है रेट बढ़ाने की। अब कहा, एक रिपोर्ट यह निकल करके आ रही है चर्चाओं में कि पेट्रोल के और डीजल के रेट जो हैं वह वीकली बढ़ाए जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हफ्ते में, और
₹10 से ₹25, ₹10 पेट्रोल पर बढ़ा, ₹25 डीजल पर बढ़ा, ₹25 पेट्रोल पर बढ़ा, ₹10 डीजल पर बढ़ा, ऐसे करके बढ़ाए जाएंगे। लेकिन यह लगातार इंक्रीजमेंट होगा, यह लगातार इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि ₹200 जाएगा वह भी, यानी कि डबल रेट। लेकिन डबल पे रुक जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं गारंटी है? इसका खास वजह है कि कच्चा तेल जो 58 56 से $58 प्रति बैरल मिल रहा था, वह अब ₹125 प्रति बैरल के आसपास हो गया, यानी कि डबल से ज्यादा हो गया। डबल से ज्यादा हो गया तो रेट भी डबल से ज्यादा ही बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बड़ी अहम चीज है कि एलपीजी पे जो सब्सिडी यह सरकार दे रही थी, एलपीजी आप बुकिंग कीजिए तो आपको घरेलू पर सब्सिडी मिल रहा था, वह सब्सिडी अब नहीं देगी आने वाले दिनों में। इस तरह की चर्चा चल रही है। अभी तक सरकार ने ऐलान नहीं किया है इस बात का, लेकिन यह चर्चा बहुत ज्यादा हो गया कि इसका सरकार रुपया कमजोर होने की वजह से इस सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। कितना? 4 लाख करोड़ का। अभी 2 लाख करोड़ तकरीबन अभी सब्सिडी जाती है, यह सीधे डबल हो जाएगा। और इसका खास वजह बताया जा रहा है रुपया का कमजोर होना। जो रुपया 96 रुपया को पार कर गया तो डॉलर के मुकाबले, और आम जनता जो बाहर के इन्वेस्टर थे वह हमारे देश से लगातार शेयर अपना बेच करके और अपना पैसा खाली करके जा रहे हैं। ₹2 कम भी मिल रहा है तो करके वो जा रहे हैं, और कोई इन्वेस्टर हमारे देश में आने से अब इनकार कर रहा है, मना कर रहा है, हम नहीं आ सकते। क्यों? कि हमारे देश का रुपया जिस तरह से लगातार गिर रहा है और रुपये की वैल्यू लगातार खत्म हो रही है, कमजोर हो रहा है, लोगों का भरोसा हमारे देश के रुपये पर से खत्म हो रहा है कि क्योंकि वह डॉलर लेके आते हैं, डॉलर में ले आकर के लगाते हैं और यहाँ रुपया मिलता है, तो अब रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो अब $1 के मुकाबले ₹96 हो गया है, तो क्या नाम है कि फिर वह बेचेंगे तो उन्हें मिलेगा क्या? रुपया उतने ही पे रुका रहेगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है। ऐसे में चाहे दुबई का मार्केट हो, चाहे हांगकांग सिंगापुर का मार्केट हो, चाहे चाइना का मार्केट हो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इन सब जगहों का, अमेरिका का मार्केट जो है यह मार्केट मजबूत है। यहाँ के डॉलर, यूनान, जो भी उनकी करेंसी है वह भारत के मुकाबले बहुत बेहतर है। वह करेंसी नहीं गिर रही, वह करेंसी मजबूत हो रही है। अब चाइना का अमेरिका का $1, चाइना का ₹6। अब सोचिए तो कितना मतलब डिफरेंस। और भारत का, अमेरिका का ₹1, $1 और भारत का ₹96, 96। बताइए कितना परिवर्तन है। तो लोग पैसे ऐसी जगह पे लगाना चाह रहे हैं जहां से लोगों को इनकम हो, और कोई भी व्यापारी या उद्योगपति या पैसा वाला पैसा वहीं लगाता है जहां उसे पैसे मजबूत रहे और उसे उसका प्रॉफिट मिले, और भारत में वह विश्वास रहा नहीं। दूसरी चीज, कंपनियां आने से इनकार इसलिए कर रही है कि जैसे कंपनी प्रोडक्शन में आती है और मजबूत होने लगती है, 5,000 10,000 करोड़ रुपए का काम करना शुरू कर देती है, वैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार अलग अलग कानून के जरिए उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब अलग अलग कानूनी कार्रवाइयां कर करके उसे इतना कमजोर कर देती है कि उसे अपनी कंपनी घाटे में अडानी और अंबानी को बेचनी पड़ जाती है। यह एक आरोप भारत सरकार के ऊपर है। इन चीजों को लेकर के भारत के अंदर बाहर के इन्वेस्टर जो हैं वह आने से मना कर रहे हैं। अब इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इससे शेयर आज भी अभी इस वक्त जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या नाम है कि शेयर मार्केट बड़ी तेजी से इस वक्त गिर रहा है, और शाम तक यह जाते जाते तकरीबन 5 से 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान आज करके जाएगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यह है कि क्या जो यह कही जा रही है कि मोदी साहब फंस गए हैं बुरी तरह से, क्योंकि यह विदेश नीति इन लोगों की पूरी तरह से फेल हो गई है और इन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें ना करें। ऐसे में दिल्ली के साथ साथ कई राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, यह बात कही जा रही है। ममता बनर्जी के दावे के बाद इस बात पर चर्चा होने लगी है। ममता बनर्जी के बयान जो हम मोदी सरकार को गिरा देंगे,
का जो ऐलान ममता बनर्जी ने किया है, इस बात की चर्चा और डर लोगों के अंदर समा गया है। इससे क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार की सरकार जो है वह तलवार की नोक पर है, नीतीश कुमार के भरोसे है। और नीतीश कुमार आज अभी इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, इस वक्त अभी से कुछ वक्त पहले सीएम आवास को छोड़ करके लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के आवास के बगल के बंगला में वह शिफ्ट हो गए हैं वहां रहने। और जब जब उस मकान में नीतीश कुमार गए, आज तक का इतिहास, जब जब नीतीश कुमार वहां गए हैं, नीतीश कुमार पलट गए। 2 बार गए और दोनों बार पलट गए, एक बार 15 महीना और एक बार 17 महीना महागठबंधन के साथ सरकार बनी। तो आज उस बंगले में शिफ्ट हो गए जहां लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ बैठ करके चाय पिएंगे और दोनों के दीवार के बीच एक दरवाजे जो कहे जाते हैं, जो बहुत सुर्खियां बटोरते हैं वह दरवाजे, और नीतीश कुमार उस कमरे में अब शिफ्ट हो गए। ऐसे में बिहार सरकार के लिए भी शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में एक अलग रणनीति पर चल रहे हैं। वह जेडीयू को लेकर के गंभीरता बरस रहे हैं और अपने पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं और भाजपा के साथ रह करके विस्तार नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी कि बिहार सरकार संकट में आ रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पश्चिम बंगाल के परिणामों का असर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी भारी मात्रा में पड़ेगा, यह लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी मात्रा में पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वह बड़ी अटूट, 2 युवा यूपी के, जो एक अखिलेश यादव, एक राहुल गांधी, जिनकी जोड़ी ने 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर भी बहुत अच्छा परिणाम ला करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर कर दिया। अगर उत्तर प्रदेश में झटका नहीं लगा होता तो बहुमत के आंकड़े पर मोदी रहते, लेकिन उत्तर प्रदेश ने बहुमत से दूर कर दिया मोदी को, और आज सारी परेशानियां मोदी की उसी बहुमत की वजह से है। तो ऐसे में 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जो थी वह 33 पर आ गई, यानी कि 32 सीटों का नुकसान लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से हो गया। यहाँ तक कि अयोध्या के आसपास की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, वाराणसी के आसपास की सीटें हार गई। तो यानी कि जादू नहीं इन लोगों का चल। लेकिन इसके बाद जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अंकिता भंडारी की वजह से बहुत ज्यादा संकट में है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर लगातार आते हुए साल से नजर आ रहे हैं और इंसाफ अंकिता भंडारी को नहीं मिला। अब बेटी की बात है तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भाजपा के खिलाफ है और वह साफ कहते हुए नजर आ रहा है, हमने इस सरकार को सपोर्ट करके और इसे वोट देकर के बहुत बड़ी भूल कर दी और हमारी बेटियों के साथ इन लोगों के नेता ऐसे करते हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री आवास भी कई बार घेरा गया, सारी चीजें हुई, लेकिन अब उत्तराखंड की सरकार संकट में है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसी के साथ साथ आसाम, अगर पश्चिम बंगाल खेल बिगाड़ता है और दिल्ली के अंदर सरकार पर संकट आता है तो फिर आसाम की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की आ भी जाती है तो भी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि भगदड़ सी परिस्थिति बच जाएगी नरेंद्र मोदी के न रहने के बाद। तो ऐसी परिस्थिति में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या हम यह माने कि मोदी की कुर्सी इस वक्त संकट में है? इसके 2-3 कारण लेकिन इस बात को तफ्तीश करना पड़ेगा कि क्या मोदी की कुर्सी संकट में ममता के चक्कर में यह सब कुछ हो रहा है क्या, कि ममता से पंगा ले बैठे नरेंद्र मोदी, इसके लिए कुर्सी उनकी संकट में आ गई है यह माने, या एनडीए से अलग हो जाएंगे 30 सांसद इसलिए संकट में? इन दोनों चीजों को हम लोग को जरा समझने के प्रयास करना पड़ेगा और यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं आप दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसा यह कहा जा रहा है कि मोदी की कुर्सी संकट में ममता के चक्कर में, अब ध्यान से समझ, ममता बनर्जी एक जुझारू है। देखिए, राजनीति में हर कोई जुझारू होता है और हर कोई सत्ता पर काबिज होना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तरीका जो है, भारतीय जनता पार्टी का तरीका लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं,
इसकी धोखेबाजी और चोरी के दम पर सत्ता है, यह हर कोई जानता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जब ऐसी परिस्थिति है तो अब ममता को पूरी तरह से, किसी भी तरह से ममता को छोड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी में। यह ध्यान दिए किस तरह ममता के चक्कर में यह पड़े। ममता का पहले जो चुनावी रणनीतिकार आईपैक के डायरेक्टर को इन लोगों ने बीच चुनाव में ईडी से गिरफ्तार करा दिया, उसके ऊपर आरोप लगा करके मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अब 29 तारीख को वोटिंग समाप्त हुआ, तो 29 तारीख को समाप्त हुआ, 30 तारीख को छोड़ दिया गया, कहा गया कि इसके खिलाफ सबूत नहीं है। यानी कि ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए आईपैक के डायरेक्टर को उठाया गया, क्योंकि वह चुनावी रणनीति बना रहा था उनके लिए, ममता बनर्जी के लिए कई बार से बना रहा उनके लिए। अब दूसरी चीज यह हो गया, दूसरा पहलू यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ पैरामिलिट्री फोर्स और चुनाव आयोग का इस्तेमाल, एसआईआर का इस्तेमाल, जो लाखों लोगों के नाम काट दिए गए। दूसरा, तीसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि तीसरा, ममता बनर्जी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं 294, पूरे 294 प्रत्याशियों के इनकम टैक्स वाले फाइल उसके तैयार कर रहे हैं। क्या कि बेनामी संपत्ति कितनी है, इनके रिश्तेदार की संपत्ति क्या है, इनकी संपत्ति क्या है, इनके भाई बहन की संपत्ति क्या है, इनके पिता की क्या है, इनके नाम पर क्या है, इनके दोस्तों के नाम पर क्या है, इन सभी के बीच से खंगाल करके और किसी भी तरह से ममता बनर्जी के विधायक को अपने शिकंजे में लेने की तैयारी चली। अब बड़ी तेजी से बहुत सारे अफसर लगा करके बंगाल के अंदर यह काम कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली तक से लोगों को भेज दिया गया फाइल तैयार करने के लिए। रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद फाइल तैयार रहनी चाहिए और अमित शाह के टेबल पे आना चाहिए, फिर ईडी अपना करामात दिखाएगी। ऐसे में मोदी और ममता के अंदर टकराव, तो यानी कि यह सब काम जो कर रहे हैं, इसका मतलब मोदी ममता के चक्कर में पड़ गए, ममता के चक्कर में पड़ गए। अब ममता के चक्कर में जब पड़ गए तो ममता ने ऐलान किया कि 6 महीने में हम सरकार में जाते हैं। यह ऐलान ममता बनर्जी ने किया। अब सवाल यह है कि ममता के चक्कर में पूरी तरह से पड़ गए, इसलिए उनके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। और ममता यह समझ गई है कि अगर हमारी सरकार आ गई और भाजपा की मोदी सरकार बची रही, तो यह सारे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के हथकंडे या अपना करके हमारे विधायकों को तोड़ करके और सत्ता में जाएगी। इन बातों को ध्यान में बिठा लिया है किसने? ममता बनर्जी ने। जब इन सभी चीजों को ममता बनर्जी ने अपने ध्यान में बिठा लिया, तो अब महत्वपूर्ण यह है कि पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर शारदा चिट फंड का उनके ऊपर आरोप है कि वह उसमें बहुत धन उगाही किए, और भी कुछ ईडी के केसेस हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी अभिषेक बनर्जी को, इन दोनों को पहले टांग ले जाएगी, क्योंकि दोनों के नाम से। ऐसे में ममता बनर्जी अगर इनको छोड़ दी तो इसलिए ममता बनर्जी अब अपने सरकार बचाने के लिए और बेटे जैसा भतीजा को बचाने के लिए, बहू को बचाने के लिए मोदी को कुर्सी से हटाना जरूरी है, इसलिए ममता बनर्जी कर रही है। अब इसका आधार यह है कि यह कहा जा रहा है, चर्चा है और बुरा भाग किया जा रहा है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी में भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसदों को शामिल करेगी, जो 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से जीते थे, और वह ममता बनर्जी के संपर्क में। पहला, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, जो 240 में 12 गए तो 228 बचेंगे, सरकार तलवार की नोक पे आ जाएगी। तीसरा, जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनडीए से नीतीश और नायडू के भी संपर्क में हैं, और नीतीश कुमार
जो रंग दिखा रहे हैं, या चंद्रबाबू नायडू जो 4 मई की नजर बनाए हुए हैं, यह हार और जीत पर निर्भर करता है। ममता बनर्जी चुनाव जीती तो 30 सांसद पलट जाएंगे, और ममता बनर्जी अगर चुनाव हार गई तो ममता के सभी नेता टूट जाएंगे, और फिर ममता सत्ता का रंग नहीं देख पाएगी, यह बात कही जा रही है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह जंग किस हद तक जाता है, लेकिन लड़ाई आर पार की है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। यह हो गया कि मोदी शाह बुरी तरह से फंसे हुए, और कई राज्यों में सरकार जाने की भी डर है और भारतीय जनता पार्टी की, और ममता के चक्कर में मोदी अपनी कुर्सी को ही संकट में डाल बैठे हैं। खुद की पार्टी का एनडीए गठबंधन के लोग भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना 4 मई के रिजल्ट पर सब कुछ निर्भर करता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।